यहाँ पर हम देखें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ द सिलिकॉन एंड लीड। तो जैसे सिलिकॉन और लीड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए। तो जैसे हम फोर्थ ग्रुप का ये एलिमेंट है, सारे सिलिकॉन है, जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और एसएन है 10 यानी, और पीवी यानी लेड। तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। तो ये कार्बन इस ग्रुप का आ जाएगा। दी मार्जिनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हॉल इज नॉन एज। तो जो मर्जिंग मर्जिंग यानी आपस में जो मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो हॉल में आकर मिल जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये जो फिगर दिखा रखा है इसमें एक यहाँ पर क्या बन रहा है, बैरियर बन रहा है और सिंगल डायरेक्शन बन रहा है, यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ये होगा। अगर ये बायड करें सिंबल की तो यूनी जंक्शन सिंबल होगा, क्योंकि यूजेटी हैज वन जंक्शन बिटवीन द इमीटर एंड टू बेस। तो यूजेटी के अंदर इमीटर और टू बेस के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम कहेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हम देखें फुल वेव रेक्टिफायर डायोड कंडक्ट पोल। तो डायोड है अल्टरनेट साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर हम बनाए तो इस तरीके से बनता है फुल वेव रेक्टिफायर। बीच में हम लगाते हैं लोड, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर, यहाँ पर लगा दिया लोड इस तरीके से। तो यहाँ पर ये D1 हो गया, यहाँ पर ये D2 हो गया। तो इसके लोड के अकॉर्डिंग है ये अल्टरनेट हाफ वेव पर लगेगा। द एरो इन ट्रांजिस्टर सिंबल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एरो यहाँ पर देखा जाता है ट्रांजिस्टर सिंबल के अंदर। तो जैसे PNP है वो इस तरीके से दिखाते हैं, PNP, ये P है, ये N है, ये P है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये मीटर है। तो इमीटर के अंदर करंट फ्लो की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ये मीटर आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम सिंबल बनाएं तो ये एक बनेगा सिंबल, इसमें क्या होगा, कलेक्टर है, इमीटर है और बेस है। तो यहाँ पर करंट है इमीटर के थ्रू बाहर निकल रही है। नेक्स्ट देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिपोलर डायोड। तो यहाँ पर कौन सा यूनिपोलर डायोड है। यूनिपोलर डायोड की बात करें तो ये यहाँ पर यूनिपोलर डायोड की तरह काम करेगा, सिर्फ शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड कैसे करेगा, यूनिपोलर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे शॉर्ट की डायोड है, ये मेटल होता है सेमीकंडक्टर जंक्शन यूनिपोलर डायोड का। शॉर्ट की डायोड कैसा होता है, मेटल ऑफ और मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन यूनिपोलर डायोड, सेमीकंडक्टर जंक्शन यूनिपोलर डायोड का ये मेटल होगा। ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद 85% एफिशिएंसी इज एक्सपेक्टेड टू, यानी 85% एफिशिएंसी किसकी आती है। तो 85% की एफिशिएंसी की बात करें तो क्लास सी की एफिशिएंसी होती है 78.5 से 90 तक। क्लास ए की जो होती है वो 25% ही होती है एफिशिएंसी। क्लास बी की जो एफिशिएंसी होती है वो 78.5। क्लास ए बी की जो एफिशिएंसी होती है वो इस 78.5 तक होती है ये क्लास बी की। क्लास ए बी की जो होती है वो होती है 25 से लेकर के 78.5 तक। और एक क्लास डी और होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है कितनी, 90% से ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखें, इन पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड। तो वो हमारा क्या बनेगा, बैरियर बनेगा, यानी पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैरियर बनेगा। पोटेंशियल बैरियर के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोनिक डायोड इज। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है थर्मोनिक डायोड का वो कितना होता है, ये होता है 100 ओम से 1 किलो ओम की तक की रेंज का ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्मोनिक डायोड है उनको हम क्या कहेंगे, एक तरीके से वैक्यूम ट्यूब डायोड भी कहेंगे। वैक्यूम ट्यूब डायोड भी हम इनको बोलते हैं, थर्मोनिक डायोड को। और वैक्यूम ट्यूब डायोड बोलेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्मोनिक डायोड आल्सो कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब आर डायोड दैट इनकेस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्लास वैक्यूम। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ग्लास वैक्यूम के अंदर, क्या होगा, in case the electron in a glass vacuum there has forward resistance in range of 100। तो ये यहाँ पर 100 ओम तक क्या क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, यानी 100 ओम से 1 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस की रेंज होगी। आईडीसी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, 2IM डिवाइड बाई पाई। कैसे निकालते हैं 2IM डिवाइड बाई पाई, यानी आईडीसी का फार्मूला होता है आईडीसी इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और IM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इससे हम निकालेंगे तो ये 2IM बाई पाई आएगा। क्या आएगा, 2IM बाई पाई, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर देख रखा है फिगर, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक बतानी है सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक किस तरीके से बताई जाएगी? सिलिकॉन की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक इस तरीके से बताई जाएगी सेमीकंडक्टर के लिए, ये होगा, और रिवर्स करेक्टरिस्टिक इस तरीके से होगी। तो ये फॉरवर्ड वाइज में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई और वी के बीच में रिलेशन आता है इस तरीके से। तो ऐसा कर्व कौन सा है यहाँ पर, ये जो कर्व है वी वाला, ये ऐसा ही कर्व है। तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक होगी किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए ये यहाँ पर फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं जैसे कि इन ट्रांजिस्टर ICEO को किस तरीके से रिलेटेड किया गया है। तो ICEO का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस बीटा ICVO। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ICVO। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जैसे कट इन जो वोल्टेज होता है सिलिकॉन डायोड के लिए, कट इन वोल्टेज यानी वी गामा, कट इन वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.5 से 0.7, किसके लिए होती है, सिलिकॉन के लिए होती है। और ये जो कर्व बनाया है हमने, ये रिवर्स वाइज में जो कर्व होगा ये रिवर्स कशिश है, रिवर्स, और ये हमारी कैसी कशिश है, फॉरवर्ड कशिश है, फॉरवर्ड। तो ये इधर नहीं घूमेगा, सीधा जाएगा इधर की साइड, ये इधर नहीं घूमेगा, यहाँ पर जैसे दिखा रखा है ये नहीं घूमेगा, इस तरीके से जाएगा, लीनियर भी नहीं होगा ये। नेक्स्ट हम देखें, विच कॉन्फ़िगरेशन इज प्रीफर्ड एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स इन स्वीप रजिस्टर। तो स्वीप सर्किट जो है यहाँ पर, विच कॉन्फ़िगरेशन इज प्रीफर्ड एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स इन स्वीप सर्किट। तो स्वीप सर्किट के अंदर करंट सोर्स को कांस्टेंट करना है तो हम कॉमन इमीटर यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों कॉमन इमीटर क्या करेगा, यहाँ पर कॉमन इमीटर यूज करने से क्या फायदा है, कॉमन इमीटर यहाँ पर करंट को क्या है, यूनिट तक मान लेगा, यानी करंट गेन है। कॉमन बेस हम यूज करते हैं यहाँ पर, कौन सा यूज करेंगे, कॉमन बेस, क्योंकि करंट कांस्टेंट रखनी है तो कॉमन बेस यूज करते हैं, ये गलत है, कॉमन इमीटर कॉमन बेस करेंगे। कॉमन बेस में जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है IC डिवाइड बाई IV। तो IC डिवाइड बाई आई है नियरली क्या होता है, यूनिटी होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.95 से 1 तक होता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम करंट बफर की तरह भी काम ले सकते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स, इसको हम क्या ले सकते हैं, करंट बफर, करंट बफर के जैसे भी हम इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे टू एलिमिनेट द क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन द ट्रांजिस्टर आर गिवन एट दियर बेसिस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टू एलिमिनेट द क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन, अगर हमें क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन एलिमिनेट करना है तो ट्रांजिस्टर को किस बेस पर लगाना होगा। क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन को अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉरवर्ड वाइज में हमें ट्रांजिस्टर को लगाना होगा। इन ट्रांजिस्टर बाय गिविंग सम स्मॉल फॉरवर्ड वाइज इट its base cross over distortion is eliminated. The potential barrier in diode act as a barrier against the, तो अगेंस्ट दी इलेक्ट्रॉन एंड होल के लिए ये बैरियर का काम करेगा। जैसे कि P और N हम बनाए, ये P है ये N है, यहाँ पर हमारे होते हैं P की साइड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और N की साइड होते हैं होल। तो ये होल यहाँ पर पॉजिटिव आयन देंगे, पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव आयन देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बैरियर बन जाएगा, और यहाँ पर ये इधर इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, इधर होल को इधर नहीं आने देगा, तो दोनों के फ्लो को ये बंद कर देता है। द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर ज़्यादातर क्यों यूज किया जाता है, किस वजह से ये यूज किया जाता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इसकी वजह है कि इसके अंदर हाई पावर गेन होता है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर है मॉडरेट इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, यानी जो इम्पीडेंस होती है यहाँ पर इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, और इनपुट वाली और आउटपुट वाली, ये क्या होती है, इनपुट और आउटपुट वाली दोनों ही जो है यहाँ पर इम्पीडेंस वो मॉडरेट होती है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है ये हाई पावर गेन की वजह से यूज किया जाता है। द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट, तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है उसका क्या रेंज होती है, 10 किलो ओम तक वो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। वोल्टेज अक्रॉस ए जीनर डायोड इज इन वेरिएबल विथ, तो वोल्टेज है जीनर डायोड के अक्रॉस वो किसके द्वारा वेरिएबल होता है, रिवर्स वाइसिंग के द्वारा। ये वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड इज इन वेरिएबल विथ रिवर्स वाइसिंग। एंड ए लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड क्या काम करता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड है
व्हेन करंट पास थ्रू इट एमिट लाइट। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल करंट को क्या कन्वर्ट कर देता है, ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल करंट को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये एलईडी का काम करता है। पिन डायोड क्या होती है यहाँ पर, जैसे पिन डायोड की बात करें, पिन डायोड एक तरीके से माइक्रोवेव स्विच की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं सूटेबल फॉर यूज ऑफ ए माइक्रोवेव स्विच, माइक्रोवेव स्विच की तरह हम यूज कर सकते हैं, या माइक्रोवेव स्विच के स्थान पर हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करें जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग एक्टिव रीजन। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो एक्टिव रीजन में किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसको हम देखें। पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में किस तरीके से ऑपरेट करेगा। जैसे ये हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर बनाया, पी और एन, दो जंक्शन बनेंगे पीएनपी में, ये पी है, ये एन है, ये पी है। अब ये सेंटर वाला तो हो जाएगा बेस, यहाँ पर एक इमीटर होगा इधर वाले सेक्शन पर, और इधर हमारे कलेक्टर होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया। इसी तरीके से ये तो हो गया बेस और इमीटर जंक्शन, बेस और कलेक्टर जंक्शन है, ये भी हमें फॉरवर्ड वाइस में करना है। तो एन यहाँ पर नेगेटिव, ये रिवर्स वाइस में हो गया, एक्टिव रीजन में कलर चलाना है। एक्टिव रीजन में एक पहला फॉरवर्ड वाइस होता है, यानी इमीटर और बेस का जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में, और कलेक्टर और बेस का जंक्शन है वो रिवर्स वाइस में होता है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पी और एन में एन अगर नेगेटिव की साइड है तो इसका मतलब रिवर्स वाइस है, और पी और एन में अगर एन नेगेटिव की साइड है तो वो फॉरवर्ड वाइस है। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड वाइस, और ये हो गया हमारा रिवर्स वाइस। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगी, इसके अंदर करंट फ्लो होगी इमीटर करंट, और इधर से करंट जो बाहर निकलेगी वो निकलेगी आईसी यानी कि कलेक्टर करंट। अब यहाँ पर जो करंट है फ्लो होगी यहाँ से, तो ये करंट फ्लो होगी यहाँ पर कौन सी, आईपीई यानी कि करंट ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दी, यहाँ पर हॉल या पोल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी, एक नीचे की साइड यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इमीटर जो ब्लॉक है इसके अंदर दो तरह की करंट फ्लो होगी, एक तो आईपीई और एक यहाँ पर फ्लो होगी वो होगी आईएनई। आईपीसी क्योंकि कलेक्टर करंट को घटा देंगे बेस करंट इमीटर करंट में से, तो वो हमारी आती है आई सी ई। अब यहाँ पर जो किसकी वजह से हो रही है, आई एन ई करंट फ्लो हो रही है, और ये आगे जा करके क्या बदल जाएगी, आई सी ओ करंट फ्लो होगी। हमें ऊपर की साइड से कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाएगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बेस करंट मेनली किसकी वजह से होती है, बेस करंट या आई बेस है यहाँ पर करंट इन दी बेस करंट। तो बेस करंट किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर बेस करंट इज मेनली रिकॉम्बिनेशन ऑफ करंट आईपीई और डिफ्यूजन ऑफ ऑल आइदर, वैसे ही करंट यहाँ पर फ्लो होती है। तो ड्रिफ्ट ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, ड्रिफ्ट ऑफ हॉल्स यानी डिफ्यूजन ऑफ हॉल्स। नेक्स्ट हम देखें, हॉल जब मीटर से बेस में फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से बेस करंट फ्लो होती है, ये डिफ्यूजन ऑफ हॉल्स हो गया हमारा। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे द करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज 50। तो करंट गेन दे रखा है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का। तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में जो करंट गेन दिया जाता है वो दिया जाता है बीटा से, बीटा इक्वल टू होता है आई सी डिवाइड बाई आई वी। तो ये कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर हो गया करंट गेन। द चेंज इन कंट्रोलर करंट फॉर ए करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ 2 मिली एम्पियर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, द चेंज इन कलेक्टर करंट यानी कलेक्टर करंट में क्या चेंज बिली होगी करंट की, फॉर करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ 2 मिली एम्पियर इन दी बेस करंट, यानी बेस करंट में अगर 2 मिली एम्पियर का चेंज करते हैं तो कलेक्टर करंट में कितना चेंज होगा। तो बेस हमारा कितना है यहाँ पर, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट के दे रखा है 50, तो 50 हो जाएगा इक्वल टू चेंज इन
कलेक्टर करंट हमें यहाँ पर निकालनी है। चेंज इन कलेक्टर करंट कितना दे रखा है, चेंज इन कलेक्टर करंट दे रखा है दी कलेक्टर करंट दी चेंज इन दी कलेक्टर करंट फॉर दी करस्पॉन्डिंग चेंज इज 2 मिली एम्पियर इन बेस करंट, यानी बेस करंट में 2 मिली एम्पियर का चेंज आ गया तो 2 × 10⁻³ हो गया। तो इससे हम डेल आई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इन पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, दीज चार्ज आर कॉल्ड, तो दीज चार्ज क्या कहलाएंगे हमारे फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस कहलाते हैं, जो भी चार्ज यहाँ पर होंगे। जैसे पोटेंशियल बैरियर जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा, ये बैरियर होगा, ये पी है, ये एन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहाँ पर हॉल है तो हॉल की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, और ये हमारा बन गया बैरियर, ये बड़ा बड़ा बैरियर बन गया। अब इसमें इमोबाइल स्पेस चार्ज आयंस होते हैं, तो इमोबाइल स्पेस चार्ज आयन में क्या होते हैं, यहाँ पर डोनर भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डोनर और ये यहाँ पर एक्सेप्टर हो जाता है। तो ये हमारा पूरा क्या क्या कहलाएगा, ये वाला जो स्पेस है ये हमारा कहलाएगा ई मोबाइल स्पेस चार्ज आयंस, ई मोबाइल स्पेस चार्ज आयंस ये होगा। नेक्स्ट हम देखें फॉर गुड वोल्टेज एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस विल बी, तो गुड वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर, गुड वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस हाई एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। फॉर ए गुड वोल्टेज एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पीडेंस शुड बी हाई एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, यानी हाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होगा यहाँ पर, हाई वोल्टेज amplification amplifier has more input impedance as compared to the source of less loading, तो इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है इसकी गुड वोल्टेज एम्पलीफायर की। इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में हाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, हाई वोल्टेज अगर हमें एम्पलीफिकेशन करना है तो क्या यूज करेंगे हम, इसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस यूज करेंगे, और हाई अगर इनपुट इम्पीडेंस है तो ये हाई इनपुट इम्पीडेंस किसके कंपेयर होती है, लॉस यानी कि लेस जो लोडिंग होती है सोर्स की उसके कंपेरिजन में। दिस सर्किट दैट प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए जो सर्किट यूज किया जाता है उस सर्किट का बेस्ट नाम क्या है, तो उस सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर वाइज कहते हैं। सेल्फ वाइज भी हम कह सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर वाइज, और इमीटर वाइज भी होता है जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट को बेस्ट स्टेबलाइज करता है, पोटेंशियल डिवाइडर वाइज, और एक होता है यहाँ पर सेल्फ वाइज भी होता है, एक यहाँ पर होता है इमीटर वाइज, इमीटर वाइज। तो इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर वाइजिंग कर देंगे ऑपरेटिंग पॉइंट है ट्रांजिस्टर को उसको स्टेबलाइज करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिवाइस इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम देखें इसकी एप्लीकेशन के साथ में कौन सी डिवाइस है वो मैच नहीं कर रही है। पहली दे रखी है यहाँ पर डायोड है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर, ये सही बात है। जीना डायोड है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, ये भी सही बात है। ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर का काम करता है, ये भी सही बात है। टनल डायोड हाई फ्रीक्वेंसी सेंसिंग के लिए काम करता है, तो ये गलत है। टनल डायोड हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के लिए काम नहीं आता, ये किसके लिए काम आता है यहाँ पर, टनल डायोड यूज इन लो पावर माइक्रोवेव, टनल डायोड हम लो पावर माइक्रोवेव में हम यूज करते हैं, लो पावर माइक्रोवेव, लो पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर, माइक्रोवेव ऑसिलेटर, ऑसिलेटर मेड ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक, मेड ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि in n MOSFET when the drain voltage is negative then it is operating in, तो यहाँ पर क्या होगा, MOSFET दे रखा है, कौन सा MOSFET है, n MOSFET है ये। n MOSFET when drain voltage is negative, यानी VD की वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है तो इसके ऑपरेटिंग की कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये बी जो डी है यानी ड्रेन वोल्टेज अगर नेगेटिव हो जाता है तो इसकी कंडक्शन के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्शन की कार्यप्रणाली किस तरीके से इसकी प्रभावित होगी वो हम देखें।
तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे बी डी की वैल्यू है लेस देन 0 दे रखी है, तो इसका मतलब इन एक्टिव रीजन में ये काम करेगा। मोसफेट ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर है हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है कौन से ऑसिलेटर की होती है? तो यहाँ पर हम बात करें क्रिस्टल ऑसिलेटर है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस वेव ड्राइव। तो कौन सी डिवाइस है यहाँ पर जिसके लिए कंटिन्यूस वेव ड्राइव की यहाँ पर जरूरत नहीं है? वो है एस सी आर। एस सी आर के लिए यहाँ पर कंटिन्यूस बेस ड्राइव की हमें जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं इन एस सी आर बहन एनोड करंट इज मोर देन दी लैचिंग करंट। अगर एनोड करंट है यहाँ पर आई ए एनोड करंट है वो ग्रेटर देन हो जाती है लैचिंग करंट से, तो इट डज नॉट नीड गेट करंट फर्दर। तो इसके लिए यहाँ पर गेट करंट की आगे जरूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखें कंट्रोल पैरामीटर ऑफ जेएफईटी। तो जेएफईटी के कंट्रोल पैरामीटर कौन कौन से हैं? जेएफईटी के जो कंट्रोल पैरामीटर है वो है गेट वोल्टेज। द जेएफईटी इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड इट कंट्रोल द टर्मिनल ऑफ गेट। यानी गेट टर्मिनल का जो वोल्टेज है उसको ये कंट्रोल करता है। और जेएफईटी क्या काम करता है? हम कह सकते हैं ये कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। नेक्स्ट हम देखें द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटिंग लेयर मटेरियल ऑफ मोसफेट। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो इंसुलेटिंग लेयर मटेरियल मिल जाती है मोसफेट के अंदर वो क्या होती है? SiO2। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटिंग लेयर मटेरियल है। तो ये क्या होगा? SiO2 होगा। नेगेटिव फीडबैक यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट रिजल्ट इन। तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है, नेगेटिव फीडबैक यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट के अंदर जो नेगेटिव फीडबैक किया जाता है उसके अंदर क्या होगा? हम यहाँ पर गेन को रिड्यूस कर देंगे यानी लेस गेन होगा और बैंडविड्थ यहाँ पर इंक्रीज जाती है। जैसे ही हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं तो गेन यहाँ पर कम हो जाता है, गेन कम हो जाएगा और बैंडविड्थ यहाँ पर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखें जैसे कि ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया है। ट्रांजिस्टर हैज आईडी आईवी की वैल्यू दे रखी है यानी बेस करंट की वैल्यू दे रखी है, आईसी यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4.98। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर आई ई की वैल्यू हमें निकालनी है। आई ई इक्वल टू, तो आई ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई वी। तो आई ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आई सी इक्वल टू आ गया 4.98, ये दिया हुआ है। और आई वी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 20 मिली एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? 4.98 एंड 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर को हमने क्या किया है? सिर्फ एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.02। 0.02 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें द लार्ज बेस रीजन ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर का जो लार्ज बेस रीजन है वो क्या कहलाता है? ए बेस रीजन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लार्जर देन कलेक्टर, ये गलत है। लार्जर देन इमीटर, ये भी गलत है। लार्जर देन इमीटर एंड कलेक्टर, ये भी गलत है। ये इसमें स्मॉलेस्ट एरिया होता है इसका बेस रीजन का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर, इस वजह से सारे गलत है। क्योंकि हम कह सकते हैं बेस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर है एरिया स्मॉलर देन इमीटर एंड कलेक्टर, आल्सो लीस्ट डॉपिंग यहाँ पर होती है। यानी बेस के अंदर कैसी डॉपिंग करते हैं हम? लीस्ट डॉपिंग यहाँ पर होगी। नेक्स्ट देखें जैसे यहाँ पर है ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है विथ फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो दे रखा है यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 98। अल्फा इक्वल टू क्या देखा है? 0.98। व्हेन वर्किंग इन कॉमन इमीटर मोड द प्रोवाइड करंट एम्पलीफायर रेशियो बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो बीटा की भी जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है बीटा इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस के अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.98 है तो ये आ जाएगी वैल्यू 49। तो 49 बीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखें रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव मिड पॉइंट रेक्टिफायर। तो मिड पॉइंट रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? एक होती है एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है? 40.6। इसी तरीके से एफिशिएंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, उसकी एफिशिएंसी होती है 81.2। और इसी तरीके से एफिशिएंसी जो होगी वो फुल वेव रेक्टिफायर मिड पॉइंट रजिस्टर यानी कि ब्रिज रजिस्टर की भी जो वैल्यू होती है वो भी यहाँ पर 8.2 ही होती है। तो 8.2 हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखें एलईडी इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम। तो एलईडी को किसके तरफ बनाया जाता है? एलईडी इज फैब्रिकेटेड इन मेड ऑफ जर्मेनियम आर्सेनाइड, यानी यहाँ पर हम जर्मेनियम आर्सेनाइड से एलईडी को बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो डायोड की एप्लीकेशन कौन सी यहाँ पर नहीं है? डायोड की एप्लीकेशन के अंदर हम बात करें यहाँ पर, डायोड की एप्लीकेशन के लिए, तो ये डायोड है डज नॉट हैज एप्लीकेशन एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी। तो डायोड के अंदर एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। बाकी वोल्टेज मल्टीप्लाई का काम लिया जा सकता है, क्लिपर में काम लिया जा सकता है और एटीमीटर में काम लिया जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशन में काम एटीमीटर में काम लिया जाता है। एम्पलीफायर की तरह हम डायोड को कोई भी काम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखें गिवन बिलो सर्किट द रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है 10 पिको एम्पियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर यह वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देखें रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर डबल हो जाती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर डबल हो जाती है? 10 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सी करंट डबल हो जाती है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर रिवर्स हो जाती है। तो हम यहाँ पर अगर हम आउटपुट करंट की वैल्यू निकालें, फाइंड द इट्स वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू याद करनी है। आई आउटपुट 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर डबल हो जाएगी, तो 10 पिको एम्पियर का क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू आई आउटपुट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 4 इंटू 10 यानी कि 40 पिको एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव एज एन इंसुलेटर। तो जर्मेनियम क्रिस्टल है इंसुलेटर की तरह कब काम करता है? जब ये 0 डिग्री के ऊपर होगा, यानी कि जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनको कुछ एनर्जी देनी होती है। जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड these act as a insulator at the absolute zero temperature। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये क्या करेगा? 0 डिग्री केल्विन दे रखा है, यानी 0 डिग्री केल्विन पर ये एब्सोल्यूट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। 0 डिग्री ये यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी इंसुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट देखें द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायरेक्शन ऑफ एरो है ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ एरो है ये दिखाता है कन्वेंशनल करंट फ्लो। द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। और नेक्स्ट हम देखें जैसे क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पी एंड एस आई रेस्पेक्टिवली। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें निकालना है फास्फोरस और सिलिकॉन। सिलिकॉन का तो 4 है, ये फिक्स है। फास्फोरस का हमें पता करना है, फास्फोरस का कितना होगा? 5, यानी पेंटाविलियंट और ट्रिविलियंट। तो ट्रिविलियंट पेंटाविलियंट कौन से ग्रुप में है? पी है, फास्फोरस पेंटाविलियंट में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें ट्रिविलियंट कौन सा है। तो ट्रिविलियंट की बात करें यहाँ पर, तो जैसे ये बोरॉन है, एल्युमिनियम है और इंडियम है, ये सभी ऑप्शन किस में आएंगे? ट्रिविलियंट के अंदर आ जाते हैं। यू कैन मेड 3 बॉन्ड विथ ईच अदर विथ अदर्स और 3 हैव 3 फ्री इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर सेल। इनकी आउटर सेल में जो ट्रिविलेंट होते हैं उनकी आउटर सेल में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पेंटाविलेंट होते हैं उसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें हम सिर्फ क्या यूज करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल, यानी जो मूव नहीं करता कौन सा है? तो आयन से कभी मूव नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल मीन्स दैट मूव हियर एंड देयर व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट, देन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव बट आयंस कैन नॉट मूव। इलेक्ट्रॉन होल मूव करते हैं लेकिन आयन यहाँ पर मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। तो वो कराएगी डोपिंग, जो भी प्रोसेस है इम्प्योरिटीज मिक्स करने की। व्हेन एडिंग इम्प्योरिटीज इनटू ए सेमीकंडक्टर is known as doping and it increase the conductivity of mobile ions into the semiconductor। तो यहाँ पर डॉपिंग कर दी हमने। उसके बाद हम देखते हैं द पीएन जंक्शन द पोटेंशियल वेरिएज ड्यू टू द चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन। दीज चार्ज आर पीएन जंक्शन। तो जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड डोनर और एक्सेप्टर आयंस के चार्ज होते हैं। द पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर हैव
फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो फिक्स्ड डोनर और एक्सेप्टेंस आयंस यहाँ पर होंगे। द कंडक्शन बैंड इज, तो कंडक्शन बैंड क्या है यहाँ पर, जैसे कंडक्शन बैंड होता है, बैलेंस बैंड होता है। तो बैलेंस कंडक्शन बैंड तो ऊपर की साइड होता है, बैलेंस बैंड नीचे की साइड होता है। और ये बीच में क्या होता है, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। इस एनर्जी को जो पार कर जाता है, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। कौन सी बिल्डिंग, फॉरवर्डिंग, बीच में होता है फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो ये फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज अबव द फॉरवर्डिंग एनर्जी लेवल। तो कंडक्शन बैंड हमेशा फॉरवर्डिंग एनर्जी लेवल से ऊपर ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टी ट्रावेलेंट प्रॉपर्टी। तो टी ट्रावेलेंट की बात करें, टी ट्रावेलेंट में क्या जाएगा, हमारा जर्मेनियम आ जाता है। जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर विच इज टी ट्रावेलेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखें एक्सेप्टर टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कौन सी है। एक्सेप्टर टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज हम देखें वो है बोरान। बोरान इज एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग है दी हाईएस्ट मोबिलिटी। तो किसके अंदर यहाँ पर हाईएस्ट मोबिलिटी होगी। तो हाईएस्ट मोबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर हाईएस्ट मोबिलिटी होती है। बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।